Hello, my dear students. Once again, welcoming you all to this awesome platform of education that is MK Jain classes. और बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इकोलॉजी चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ ऑर्गेनिज्म कैसे कॉप अप करता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी कि टेम्परेचर का क्या क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे एडजस्टमेंट कोई ऑर्गेनिज्म करता है, उस एडजस्टमेंट के लिए उसका क्या क्या कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कौन कहाँ पे मिलेगा कौन कहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। कुछ तो कॉप अप कर लेते हैं, जो नहीं करते तो वो ऑल्टरनेटिव मेथड निकालते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना, माइग्रेट कर जाएंगे या फिर क्या बन जाएंगे, वो सस्पेंड कर देंगे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। बच्चे मतलब आपकी न्यू एनसीईआरटीज़ के अंदर कोर्स में ये नहीं है, लेकिन बेटा ये ऑर्गेनिज्म लेवल मैंने क्या कहा था, बेसिक समझने के लिए इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये पढ़ा दिया। तो इसके साथ ही अब बेटा एसोसिएटेड एक और चीज़ है जो आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन हमें पढ़नी है, दैट इज़ अडेप्टेशंस। तो व्हाट आर अडेप्टेशंस? आज का टॉपिक है हमारा अडेप्टेशन। अभी हमने बात की थी ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी थे, टेम्परेचर पढ़ा हमने, लाइट पढ़ा, वाटर पढ़ा हमने और सॉइल पढ़ा, इन सब एबायोटिक फैक्टर के साथ जैसे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब अपने आप का सर्वाइवल मैनेज करने के लिए वो किस तरह से इन एबायोटिक फैक्टर से एडजस्ट कर रहा था, उन सभी एडजस्टमेंट्स को वी कैन कॉल एज अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या है? अडेप्टेशंस आर दी इकोलॉजी, दीज आर दी एट्रीब्यूट्स। कैसे एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स हो सकता है बिहेवियरल, वो हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल, या वो हो सकता है बेटा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हमारी एनसीईआरटी के अंदर यही लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। तो एट्रीब्यूट्स, कैसे एट्रीब्यूट्स? मतलब ये एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज इन द, मतलब एट्रीब्यूट्स उस उन एट्रीब्यूट में क्या है? बिहेवियर। ये सारे के सारे क्या है, पहले मैं इनको लिख दूँ, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? दीज आर दी चेंजेस। कैसे चेंजेस? बिहेवियरल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। किस लिए? टू कोप विद द हेल्प ऑफ विच, हम सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं, विद द, या ऐसे लिख लीजिए, दीज चेंजेस इनेबल्स the organism to cope with the habitat। अपने हैबिटेट के अंदर किस तरह से कोप अप करके वो आराम से रह सकता है। तो वहाँ रहने के लिए उसको किसी ना किसी तरह की अडेप्टेशंस लानी पड़ेंगी। वो अडेप्टेशंस कैसी हो सकती हैं? वो बिहेवियरल भी हो सकती हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती हैं और वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं। और साथ में किस लिए? एंड टू इंटरब्रीड पोटेंशियली, है ना। मेरा थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हुआ है लेकिन ये वर्ड्स आपकी एनसीईआरटी के अंदर यूज़ किए गए हैं। डिटो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, तो वहाँ पे लिखे हुए हैं चेंज इन एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट? बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। इन एट्रीब्यूट्स में चेंजेस ऑर्गेनिज्म क्यों करता है? ताकि वो अपने हैबिटेट के साथ कोप अप कर पाए। कोप अप करने का मतलब क्या? वहाँ आराम से रह पाए। कि अगर मुझे वहाँ रहने के लिए कुछ मैनेज करना, हम लोग भी जब कहीं नई जगह रीलोकेट होते हैं तो वी हैव टू मैनेज विद द डिफरेंट थिंग्स। हमें, है ना, कि वहाँ के क्लाइमेट के साथ अपने आप को मैनेज करना कि भैया अब हम तो सपोज करो आप कहीं पे रह रहे थे कोस्टल एरियाज पे, एसी वेसी की ज़रूरत नहीं थी, एक जैसा ऑलमोस्ट ईयर राउंड टेम्परेचर था। अब आप कहीं पे चले गए भैया, इधर आ गए आप टेम्परेट लोकेशंस पे आ गए, तो वहाँ पे गर्मी भी होगी सर्दी भी होगी, तो दोनों मौसम के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अपने हैबिटेट के साथ आपको कोप अप करना है। और ये तो छोटे एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना मैनेज करने के लिए। मे बी आप किसी छोटी सिटी में हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी
फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, लाइक आजकल आप है ना बड़ी मेट्रो सिटीज़ में तो क्या करते हो, बैठे ब्लिंकिट ऐप की 10 मिनट्स के अंदर आपने जो भी ऑर्डर किया है आपके सामने। में भी अभी आप कहीं रिमोट विलेज में या कहीं पे रीलोकेट हो गए हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं हो तो आप अपने आप को एडजस्ट करते हो ना, पहले ही चीज़ें ला के जुटा के अपने घर में स्टोर करके रख लेते हो कि भैया एक एक ब्लिंकिट के क्लिक पे तो हमारे पास चीज़ आने से रही, क्योंकि यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है ना, इस तरह की चीज़ें। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए कोप अप करना पड़ता है। तो अपने हैबिटेट में अच्छी तरह से रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म, और सिर्फ रहना नहीं, वहाँ रह के उसको क्या करना है, इंटरब्रीड भी करना है। तो अपने हैबिटेट के साथ कोप अप करना, और इंटरब्रीड करने के लिए उसको जो जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, और वो एडजस्टमेंट कैसे कैसे करनी पड़ती हैं, बिहेवियरल भी हो सकती हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी अडेप्टेशंस। और ये अडेप्टेशंस क्या हैं, बहुत सारी अडेप्टेशंस को तो बेटा आने के लिए क्या लग गया, लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम। बहुत पुराने ज़माने से कि धीरे 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 एडजस्ट होना शुरू हुए थे, और अब पर्टिकुलर हम वहाँ पे आके एडजस्ट हो गए। तो इसमें बहुत एक लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम बहुत सारी अडेप्टेशंस को लगा है ना। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं कुछ अडेप्टेशंस को तो इस्टेब्लिश होने के लिए। गॉट इट। तो ये तो बेटा अडेप्टेशंस की क्या है, एक तरह की मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिहेवियरली, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अडेप्ट करते हैं। वो अडेप्टेशंस क्या मैम कुछ एग्जांपल देके आप समझा सकते हो, चलो उनको एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ते हैं। सारे एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के अंदर बेटा इनको क्या लिखा, थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ, आप जब पढ़ेंगे सबका नेम आएगा जो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के लाई। बस हमने इसको टेबुलाइज कर लिया, अलग अलग एग्जाम्पल को निकाल लिया उस कंटेंट से आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन इनको पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लाइन टू लाइन लिखी हुई मिलेंगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अडेप्टेशन का आ जाता है बेटा कैंगरू रैट्स। कहाँ पे मिलते हैं कैंगरू रैट्स, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। कहाँ पे मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। अब यहाँ पे मिल रहे हैं भाई, पानी है नहीं है वहाँ पे। डेजर्ट के अंदर पानी मिलता है क्या, नहीं मिलता। रैट कैसे जी रहा है मैडम फिर वहाँ पे, अरे भाई मैमल है, इसको तो पानी चाहिए। अब ये रैट बड़ा ज़बरदस्त है, ये वहाँ पे क्यों जी रहा है, क्योंकि इसने वहाँ पे जीने के लिए क्या कर ली, अडेप्टेशंस कर ली, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। कैसे कर लिया, क्या अडेप्टेशंस इसने की बेटा, एक तो ये, अब इसको पानी चाहिए, डेजर्ट में तो आपको बड़े जल्दी से पानी अवेलेबल नहीं होता, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दी नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। पानी की बहुत कमी, सालों रेंज नहीं होती, तो पानी कहाँ से आएगा। तो इसके पास एक मैकेनिज्म है। 12th के अंदर आप पढ़ के आए हो रेस्पिरेशन का चैप्टर। रेस्पिरेशन में ईटीएस के टाइम पे क्या प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है ना। तो यहाँ पे भी ये क्या करते हैं कैंगरू रैट्स, बहुत सारी ना फैट को स्टोर कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वो इंटरनल फैट मेटाबॉलिज्म चलाए रखते हैं। और फैट जब भी, फैट का मेटाबॉलिज्म समझ रहे हो, रेस्पिरेशन में पढ़ के आए हो, जैसे मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है, दूसरा सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, प्रोटीन, तीसरा सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, फैट्स। तो हमें पता है फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो फैट को क्या करते हैं ये स्टोर करके रख लेते हैं, और उस फैट के इंटरनल ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस करवाते रहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, कहाँ पे जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसको लिंक कर रही हूँ आपके रेस्पिरेशन के चैप्टर से, 11th में जो हम पढ़ के आए थे। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब भी कोई सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है तो क्या निकलता है, CO2 निकलती है, वाटर निकलता है, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, फैट। फैट का इंटरनल ऑक्सीडेशन चलता रहता है इनकी बॉडी में, और उससे क्या प्रोड्यूस होता रहता है, मेटाबॉलिक वाटर। बस उसी पानी से ये अपना काम चलाते रहते हैं। तो ये इन्होंने अडेप्टेशन की कि फालतू का पानी वानी हमें जरूरत नहीं है, हम अपने अंदर ही अपनी फैट को ऑक्सीडाइज कर करके पानी अपना मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते रहेंगे, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। दूसरी चीज़, मैडम मैमल है, इसको अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी तो बाहर निकालने हैं बॉडी से, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम दी वाटर। वाटर ही तो फ्लैश आउट करता है हमारे सारे के सारे एक्सक्रीटरी। सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए होता है, अमोनिया को। तो अमोनोटैलिक कौन से होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, बहुत सारा पानी अफोर्ड कर सकते हैं कि भैया आओ और अमोनिया को बहा के अपने साथ ले जाओ। हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स, वी आर
यूरिको है कि यूरियो भी यार, क्योंकि अमोनिया के बाद थोड़ा सा कम पानी चाहिए होता है यूरिक एसिड को, सॉरी यूरिया को। अब यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, अमोनिया से कम पानी चाहिए, तो हम लोग क्या है यूरियोटैलिक। तो हम क्या करते हैं, अपने अमोनिया को किस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इनटू द यूरिया। तो यूरिया को क्योंकि अमोनिया की बजाय कम पानी लगता है फ्लश आउट करने में, क्योंकि हम भैया हम बाल्टियों के हिसाब से पानी तो पी नहीं सकते दिन में, हमारी तो एक कैपेसिटी है पानी पीने की, ज़्यादा पिएंगे तो भैया हमारी किडनीज ठप हो जाएंगी इतनी ओवर फंक्शनिंग कर करके। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, जितना हमें पता है कि 12 से 16 ग्लास तक हम लोग, है ना, वो भी डिपेंडिंग अपॉन योर वेट एंड एज, है ना। 16 ऐसा नहीं हर कोई पी लेगा 16 ग्लास, वो देखो आपका एज क्या है, आपका वेट क्या है, उसके हिसाब से वाटर का रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का। तो मैक्सिमम 16 ग्लासेस अ डे, मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम, मिनिमम 8 ग्लासेस हो जाते हैं। तो इतने पानी से ज़्यादा तो आप नहीं पी सकते ना बाल्टियाँ भर भर के। तो अमोनिया को तो अगर बॉडी से निकालना है, अगर बॉडी अमोनिया प्रोड्यूस करेगी तो बाल्टियों के हिसाब से पानी चाहिए, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कौन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं। तो पानी में रहने वाले मोस्टली अमोनोटैलिक होते हैं, लेकिन हम पानी पी सकते हैं। तो पी के, तो वो पानी इज़ नॉट सफिशेंट फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए तो सफिशेंट नहीं है, लेकिन वो यूरिया के लिए सफिशेंट है। तो हम अमोनिया को किस में चेंज कर लेते हैं, अपनी बॉडी में, यूरिया में। तो जितना पानी हम पीते हैं वो यूरिया को आराम से फ्लश आउट कर देता है। तो हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो हम यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं। और तीसरे क्या आ गए, बर्ड्स जो होते हैं यूरिकोटैलिक, भैया चोंच से पानी पी रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो तो हमसे भी कम ले रहे हैं। तो उन्होंने और कॉन्सेंट्रेट कर दिया अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में 11th में ये सब चीज़ें पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे भी कैंगरू रेट क्या करता है, अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, क्योंकि उनको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए अदरवाइज क्या लगेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या दो अडेप्टेशंस कैंगरू रैट ने अपने अंदर की कि वो डेजर्ट में भी सरवाइव कर पा रहा है। पहला, प्रोड्यूसेस मेटाबॉलिक वाटर बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। कि भैया डेजर्ट में पानी तो है नहीं, पानी किधर से पिएगा, कहाँ से लाएगा, कोई बात नहीं, हम क्या करके रखते हैं, फैट स्टोर। और उस इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से हम क्या प्रोड्यूस करते रहेंगे, मेटाबॉलिक वाटर, जो हमारे जीने के लिए बहुत है। कौन बोल रहा है, कैंगरू रैट। दूसरी चीज़, हमने एक और बड़ी अच्छी स्मार्टनेस की, क्या किया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया यूरिन को। तो यूरिन के थ्रू भी जो है ज़्यादा पानी निकल ही नहीं रहा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को फ्लश आउट करने के लिए जो पानी चाहिए, वहाँ से उस पानी को भी कॉन्सेंट्रेट कर दिया कि मैक्सिमम अपनी बॉडी के अंदर स्टोर रखो, हम यूरिन की फॉर्म में बाहर नहीं जाने देंगे। तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया और पानी खुद ही प्रोड्यूस करवा लिया अपना जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है फैट, उसकी इंटरनल ऑक्सीडेशन से। तो नाउ दे आर कैपेबल टू सर्वाइव कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में भी। ये अडेप्टेशन है इसकी, जिसको एकदम से नहीं होगी कि एक रैट गया, अरे मुझे तो यहाँ जीना है, मैं ये काम कर दूंगा। भैया ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं यहाँ पे इन अडेप्टेशंस को फिक्स होने में किसी भी ऑर्गेनिज्म की रेस में। दूसरा आ जाइए बेटा, ज़ीरोफाइट्स। क्या होते हैं ज़ीरोफाइट्स, पता है ना ज़ीरोफाइट क्या होते हैं, कहाँ पे उगते हैं, कहाँ पे उगते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स को, डेजर्ट प्लांट्स। क्या होती है डेजर्ट में, कंडीशंस कैसी होती हैं बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर, और क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब पानी की भैया यहाँ पे भी कमी आ गई, ऊपर से टेम्परेचर है बहुत हाई। टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा भैया, पत्तों से अपने आप ही पानी उड़ जाता है, आपको पता है, वेपर बन के पानी का उड़ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन का रेट अपने आप बढ़ जाता है। ऊपर से पानी हमारे पास है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम हैं डेजर्ट प्लांट। कैसे कोप अप किया इन्होंने, कैसे उग जाते हैं डेजर्ट में। हम इधर का टेम्परेट रीजन का कोई प्लांट उठाओ, वहाँ ले जाओ, देखो क्या वो उग जाएगा। किसी एपीफाइट को जाओ और डेजर्ट में रख दो, क्या वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वहाँ पे वही स्पेसिफिक प्लांट जो ज़ीरोफिटिक हैं, जो ज़ीरोफाइट हैं, वही सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है वहाँ पे रहने के लिए। क्या अडेप्टेशंस की हैं उन्होंने, देखो बेटा, ये सभी आप 11th में पढ़ के आए हो। सबसे पहली जो अडेप्टेशन उन्होंने की, क्या किया, अपने आसपास, अपने लीव्स के ऊपर, अपनी बॉडी पार्ट के ऊपर क्या सिक्रीट करवा लिया, थिक क्यूटिकल।
थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्सी कोटिंग, वैक्सी सब्सटेंस। वैक्सी कोटिंग की वजह से फालतू का पानी वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होगा ही नहीं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट। पहली स्मार्टनेस। दूसरी स्मार्टनेस इन्होंने क्या की? टू कोप अप विद द सिचुएशन कि भैया टेम्परेचर हाई है, ट्रांसपीरेशन हो सकता है, तो क्या किया जाए? ट्रांसपीरेशन होता है लीफ के सरफेस से, हम अपने लीफ के सरफेस को रिड्यूस कर देते हैं। लीफ के सरफेस को कैसे रिड्यूस करोगे? लीफ को हमने उसका सरफेस एरिया घटा दिया घटा दिया घटा दिया। कितना मिनिमम कर सकते थे? हमने उसको स्पाइन्स बना दिया। लीव्स को क्या कर दिया? लीव्स टर्न्ड इनटू स्पाइन्स। किस लिए? टू रिड्यूस सरफेस एरिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? ट्रांसपीरेशन का जो डर था वो डिक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन कम होगी, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन। 11th में पढ़ के आए हो ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सरफेस एरिया घटा दो। कैसे घटाएं? लीफ को हमने स्पाइन बना दिया, ट्रांसपीरेशन अपने आप कम हो जाएगी। अब भैया ये तो कर दिया, बहुत स्मार्ट बन गए आप लोग। भैया फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? बताओ बताओ। लीफ को तो आपने बना दिया स्पाइन, अब लीफ एक काम भी कर रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट वाज फोटोसिंथेसिस। अब कौन करेगा? कोई बात नहीं, स्टेम कहती है आई एम दी वॉलेंटियर, मैं आ जाती हूँ। तो स्टेम क्या हो जाती है? स्टेम हो जाती है ग्रीन, और कैसी हो जाती है? फ्लैटेंड, फ्लैटेंड एंड ब्रॉड। और इसको आपने मॉडिफिकेशंस में पढ़ा है 11th में, मॉडिफिकेशन वाला सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स, वहाँ पे पढ़ा था ना। जब स्टेम मोटी हो जाए, मतलब चौड़ी हो जाए, फ्लैट हो जाए और ग्रीन हो जाए, उस स्टेम को हम क्या बोलते हैं? दैट स्टेम इज नोन एज द फिलोक्लेड। किस लिए? क्या करेगी ये? जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन अब लीफ नहीं कर पा रहा है, अब फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करवाएगी? स्टेम करवाएगी। ठीक है। और क्या था? और क्या था भाई? इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा। अब मैडम आपने लीफ को तो बदल दिया स्पाइन में, स्टोमेटा गए। अब स्टोमेटा नहीं होंगे, कहाँ से CO2 आएगी, कहाँ से O2 बाहर जाएगी, किधर से सनलाइट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं आ रहा। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बता देते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा इन प्लांट्स के अंदर जो मिलते हैं वो स्टोमेटा कैसे होते हैं? संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब समझते हो ना, 11th में पढ़ के आए हो। डीप पिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, प्रेजेंट इन डीप पिट्स। मतलब कि स्टोमेटा, जैसे ये हमारी एपिडर्मिस है, ऐसे एपिडर्मिस होती है ना ऐसे, तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते थे? दिस इज द गार्ड सेल, ये होते थे हमारे नॉर्मल स्टोमेटा। यहाँ पे स्टोमेटा कैसे प्रेजेंट है? ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इधर भी है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल है। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? ऐसे एक डीप पिट के अंदर, ऐसे इस तरह से स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये दो गार्ड सेल है, कितनी दूर दूर बन गई ना मुझसे। चलो आप समझ गए होंगे मुद्दा। तो ये जो पिट है, ये यहाँ बनने की बजाय एक पिट के अंदर, एक गहराई के अंदर डीप सीटेड स्टोमेटा है, उनको हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा। उसके अलावा बेटा क्या प्रेजेंट है? ये स्टोमेटा में एक और खासियत है, इन स्टोमेटा को हम बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। अब ये स्कोटो एक्टिव क्या है? स्कोटो का मतलब, स्कोटो एक्टिव मतलब नाइट के टाइम पे खुलेंगे। अरे ये क्या गजब कर दिए मैडम, नाइट के टाइम खुलेंगे? तो भैया लाइट अवेलेबल है दिन में, CO2 ले रहे हैं रात को, खाना कैसे पकेगा? अब खाना कैसे पकाते हैं? हमने कैम पाथवे पढ़ा हुआ है ना 11th के अंदर, हमने कैम पाथवे पढ़ा था, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ये उस पर स्विच करते हैं। उसमें क्या होता था? रात को स्टोमेटा खुला हुआ है, कोई बात नहीं, हम तो रात को ही CO2 ले लेंगे, सुबह तक कैसे पकड़ के रखें भैया? उसको हम चेंज करवा देते थे किसमें? ऑर्गेनिक एसिड्स में, फिर मैलेट में, और उसको स्टोर कर दिया जाता था इन दी वैक्यूल। फिर दिन के टाइम पे जब सनलाइट अवेलेबल होती थी तब उसको फिर क्या कर दिया जाता था? वहाँ से CO2 रिलीज़ करवा के और क्या कर देते थे? उस CO2 से चल जाता था हमारे पास फिक्सेशन का प्रोसेस, जहाँ से बन जाता था खाना। ये सारा अगर नहीं याद तो फटाफट से अपने 11th के कैम पाथवे को रेफर करो। तो वहाँ पे स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का मतलब स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोजेस ड्यूरिंग डे। तो कोई बात नहीं, हम रात को ही CO2 ले लेंगे। जैसे हम रात को ही, मेहमान आने हैं, सुबह आने हैं, और ये सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे खाना पकेगा, तो कुछ चीज़ों की तैयारी हम नाइट में करके रख लेते हैं।
प्रिपरेशन रात को कर ली, जैसे ही गेस्ट आए फटाफट फटाफट खाना बनाया और उनको सर्व कर दिया, वही प्रिपरेशंस हैं। तो रात को अगर स्टोमेटा खुल रहा है, CO2 को रात को ही हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको रख लेंगे स्टोर करके इन दी फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, मैलेट, एस्पार्टेट, है ना। और उसको फिर जैसे ही दिन में धूप अवेलेबल होगी वहाँ से CO2 प्रोड्यूस करवाएंगे और अपना खाना बनवाएंगे। इस पाथवे को हम बोलते हैं कैम पाथवे। तो ये सारी की सारी अडेप्टेशंस करते हैं ज़ीरोफाइट। कहाँ पे रहने के लिए? डेजर्ट में रहने के लिए। आम कोई प्लांट, कोई एपीफाइट या कोई भी आप फियोफाइट उठा के वहाँ पे लेके जाओगे तो वो नहीं उगने वाला इतनी जल्दी। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसके पास ये अडेप्टेशंस नहीं होंगी। जिन प्लांट के पास ये अडेप्टेशंस होंगे सिर्फ वही अडेप्टेड होंगे डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, और वो अडेप्टेशंस मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख दी हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं बेटा एंटार्क्टिक फिशेस। एंटार्क्टिक फिशेस, अब भैया एंटार्क्टिक समझ रहे हो कहाँ पे जा रहा है? टेम्परेचर माइनस में, फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ये फिशेस कैसे सर्वाइव कर रही हैं? वही इन्होंने अडेप्ट किया है वहाँ रहने के लिए, और एरीगेरी फिश वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकती। सिर्फ कौन सी फिशेस करेंगी? जो स्पेशली अडेप्टेड हैं वहाँ रहने के लिए। क्या अडेप्टेशन की इन फिशेस ने वहाँ पे रहने के लिए? इनके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर क्या होते हैं? एंटी फ्रीज सोल्यूट, है ना। इन फिशेस के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स कंटेन एंटी फ्रीज solutes to prevent freezing of, to prevent freezing किसकी? बॉडी फ्लूइड्स की। क्योंकि इतने माइनस टेम्परेचर पे तो भैया बॉडी का फ्लूइड जम जाएगा, जम जाएगा ना। कारों के अंदर भी तो डालते हो आप, क्या डालते हो? कार वार के अंदर डालते हो ना, क्या डालते हो? कि अदरवाइज पहले पुरानी कारों के अंदर तो हम क्या करते थे, नीचे आग जला के उनके इंजन को गर्म किया, पेट्रोल इन सब चीज़ों को पिघलाया, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट होती थी। आज के टाइम पे क्या होता है बता सकते हो? क्या बोलते हैं उनको? अरे भैया सिमिलर थिंग है, उनके अंदर भी एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। उसको बोलते क्या हैं बता सकते हो? सोच के देखना। तो बॉडी फ्लूइड्स, इनके बॉडी फ्लूइड्स के पास क्या है बेटा? एंटी फ्रीज सोल्यूट है। ये इन्होंने डेवलप करवा ली अपनी बॉडी के अंदर, और अभी आराम से वहाँ सर्वाइव कर सकती हैं फिशेस। क्यों कर सकती हैं? फैट तो है ही इनके पास बहुत ज़्यादा। बॉडी फ्लूइड के जमने का डर था, वो हमने ख़त्म कर दिया, अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवा लिए एंटी फ्रीज सोल्यूट, जो हमारे बॉडी फ्लूइड को जमने ही नहीं देते। तो अगर हमारा बॉडी फ्लूइड फ्लूइडिक है तो हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं एट नेगेटिव टेम्परेचर्स ऑल्सो। कौन बोल रहा है? फिशेस, नॉट मी। तो बेटा आगे आ जाइए डेजर्ट लिजर्ड्स पे। अब डेजर्ट लिजर्ड्स ने अपने आप को कैसे सरवाइव किया डेजर्ट में रहने के लिए, बता सकते हो? क्या अडेप्टेशंस की होंगी डेजर्ट लिजर्ड्स ने रहने के लिए डेजर्ट में? अब डेजर्ट में क्या होता है देखो, डे टाइम पे, एट डे टाइम टेम्परेचर क्या रहता है? हाई। एट नाइट टाइम, डेजर्ट की स्पेशलिटी पता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रात में ठंड लगने, दिन में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, अरे मर गए इतनी गर्मी, रात को क्विल्ट ओढ़ के सोना पड़ जाता है, ब्लैंकेट्स ले लेके, इतनी ठंड पड़ जाती है। तो भैया ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में लीजर्ड्स कैसे सर्वाइव कर रही हैं? वो पता कैसे कर रही हैं? ये क्या करती हैं? लीजर्ड्स बास्क ड्यूरिंग डे। बास्किंग का मतलब समझ रहे हो ना? सन बाथ लेती हैं आराम से, बाहर आके पूरी धूप सेकी, धूप सेकने की वजह से क्या हो गया? उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, मज़ा आ गया, और अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, और फिर कहाँ कर गई? देन मूव टू दी शेड। क्योंकि वहाँ रात को रहना बड़ा मुश्किल है भाई। पूरा दिन क्या किया? धूप में पड़ी रही, बास्किंग की, मतलब धूप में पड़े रहे, अपनी बॉडी का खूब टेम्परेचर बढ़ाया। अब जैसे ही रात को ठंड होने वाली है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा ही लिया, अब जाके घुस गई अपनी शेडी एरियाज़ में जहाँ पे छिपी हुई है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। क्यों? टेम्परेचर अपना मेंटेन कर लिया दिन के टाइम पे। तो ये वाली अडेप्टेशन इन्होंने की है। तो ये अडेप्टेशन कैसी है? अच्छा, ये अडेप्टेशन भी तो देख लेते हैं ना कैसी हैं भाई। ये अडेप्टेशन कैसी है? ये इस टाइप की अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल अडेप्टेशन। ये इसने अपना बिहेवियर ऐसा किया है कि भैया मेरे से और कुछ तो हो नहीं रहा, तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। दिन के टाइम पे एन बॉडी का टेम्परेचर मस्त बढ़ाया, और रात के टाइम अपना आराम से अपने बिल के अंदर छुप के सो गए, है ना। बिल जहाँ पे भी छिपती है, हाइड करती है अपने आप को। तो बिहेवियर,
इसने कोई मॉर्फोलॉजी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, कोई बॉडी की फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी की फंक्शनिंग। फिशीज ने अपने अंदर ही कुछ किया, हमें बाहर से तो नहीं दिख रहा उसकी बॉडी के अंदर क्यों वो रहने के लिए कैपेबल है। भाई उनकी बॉडी की काट छांट करेंगे, डायसेक्शन करेंगे, तब पता चला कि उनके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर क्या है, एंटी फ्रीज सोल्यूट। मतलब उन्होंने अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को अडेप्ट किया है। और बॉडी की फंक्शनिंग में अगर किसी तरह की अडेप्टेशन हो तो उस अडेप्टेशन को हम बोलते हैं बेटा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। मतलब अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बॉडी की फंक्शनिंग में कुछ ऑल्टरेशंस की हैं। क्या ऑल्टरेशन की है, एंटी फ्रीज सोल्यूट बनाने शुरू कर दिए। कैंगरू रैट्स ने क्या किया, ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये क्या है बेटा, ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ने भी क्या की हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी की हैं और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी की हैं। तो कैसी हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी हैं। भाई मॉर्फोलॉजी भी तो चेंज की है, लीफ को स्पाइन में बदल दिया, स्टेम जो सिलेंडर होनी चाहिए थी उसको ब्रॉड कर दिया। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी है यहाँ पे, उसके साथ साथ कौन सी हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी है। फिजियोलॉजी में क्या, आपने स्टोमेटा की फंक्शनिंग को ही चेंज कर दिया, डे को नाइट, नाइट को डे। ठीक है, चलिए अब इससे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं अडेप्टेशन के, मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स। अब कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर जो मैमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, पोलर बेयर्स हो गए, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे, किस वजह से सर्वाइव कर पाते हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में। कभी भी अगर कोई मैमल आपको कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर मिल रहा है ना, तो उसने क्या कर रखा होगा, उसने एलन रूल को अप्लाई किया होगा अपनी लाइफ में। एलन रूल क्या बोलता है, कोई भी मैमल अगर कोल्डर क्लाइमेट में मिल रहा है तो उनके जो ईयर्स होंगे, ईयर पीना, लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा है मैं वही बोलूँगी, ईयर्स प्लस उनकी जो अपेंडेजेस होंगी। ईयर्स और अपेंडेजेस को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं, मतलब बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, ईयर हो गए, ये बाजुएं, हाथ हो गए, लेग्स वगैरह, ये सब छोटे छोटे कर लेते हैं। तो जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको क्या कर लेते हैं, रिड्यूस्ड इन साइज, उनका साइज रिड्यूस कर लेते हैं, छोटे हो जाते हैं। नॉर्मल जो प्लेन एरियाज़ के अंदर जो हमारे पास मैमल्स मिलेंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज़ बड़ी होंगी, जो पोलर एरिया में मिलेंगी उनकी एक्सट्रीमिटीज़ छोटी होंगी। किस लिए, टू प्रिवेंट हीट लॉस। भाई बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर कोल्डर क्लाइमेट में रहना, उस हीट को किसी तरह हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। उस हीट को स्टोर, अब जितनी लंबी हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी उतना हीट का लॉस होता चला जाएगा। तो हमें अपना सरफेस एरिया घटाना है, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को छोटा बना देना है, ताकि हीट लॉस हमारा कम हो और हम कोल्डर क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाएँ। और इस रूल को कि अपनी एक्सट्रीमिटीज़ का साइज रिड्यूस कर लेना टू प्रिवेंट हीट लॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी एलेंस रूल। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं एलेंस रूल। जिन फेलो ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया, इस चीज़ को कि ये वाली अडेप्टेशन भी होती है और क्यों होती है, किस लिए होती है, वो थे एलन बताने वाले। तो ये वाली कौन सी, किस तरह की अडेप्टेशन है बेटा, ये बिहेवियरल है या ये फिजियोलॉजिकल है। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजेस आए हैं, बड़ी एक्सट्रीमिटीज़ की बजाय छोटी एक्सट्रीमिटीज़। तो ये किस तरह की अडेप्टेशन है, ये है बेटा चेंज आया है मॉर्फोलॉजी में। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। उसके बाद आ जाइए पोलर सील्स। पोलर रीजन्स में जो सी मिलते हैं और उन सी के अंदर जो सील्स मिलती हैं वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करती हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ब्लबर। पोलर सील्स हो गई, वेल्स हो गई, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनमें अडेप्टेशन क्या है, इनकी अडेप्टेशन है ब्लबर। और ब्लबर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फैट इज स्टोर्ड। ब्लबर होता है ना इनके पास, सील्स के पास, और इनकी बीनीथ दी स्किन, ब्लबर तो होता ही है और साथ में मतलब बीनीथ दी स्किन फैट इज डिपॉजिटेड। आप ऐसे लिख सकते हो, फैट इज डिपॉजिटेड बीनीथ दी स्किन।
स्किन के नीचे बहुत सारा फैट, इन्होंने देखिए गुदगुदी सी बॉडी है, ऐसे हाथ लगाओगे बड़ा मज़ा आ जाता है, बड़ी गुची मुची सी होती हैं सील्स। कभी किसी ने टच किया है? कभी करके देखना, कभी मौका मिले तो इनकी स्किन को टच करके देखना, क्योंकि बहुत सारी फैट, जितनी फैट होगी उतनी वो चीज़ नरम मुलायम होगी। तो इस ये फैट इन्होंने क्यों स्टोर कर रखी है अपनी स्किन के नीचे, इनके पास ब्लबर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि फैट क्या होता है? फैट क्या है? इट इज़ इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर ऑफ हीट का मतलब समझते हो? इनकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको ये बाहर लूज नहीं होगी, होने देगी फैट की लेयर, है ना? बोलते हैं ना हम लोग, तभी हम बोलते हैं ना मोटे लोगों को कम ठंड लगती है, भाई उनके पास ज़्यादा फैट डिपॉजिट है उनकी बॉडी में, तो उनको ठंड कम लगेगी, है ना? हमारा मानना है। लेकिन ठंड लगना ना लगना, येलो फैट, ब्राउन फैट, वो अलग अलग फैट्स होती हैं जो हमने 11th में पढ़ ली थी। तो पोलर सील्स की बॉडी में, उनकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट स्टोर्ड है, उसको बोलते हैं ब्लबर होता है इनके पास। और उस ब्लबर के अंदर क्योंकि फैट है, तो फैट क्या है? इट इज़ एन इंसुलेटर ऑफ हीट। तो बॉडी की हीट को लूज नहीं होने देती, ये अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करके रखते हैं, जिसकी वजह से पोलर रीजन्स में भी सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे इग्लू, इग्लू का क्या मैकेनिज्म होता है? यही तो होता है ना, बर्फ़ का घर होता है। इग्लू का मैकेनिज्म जो होता है वही, बस इनकी बॉडी के अंदर जो अंदर की हीट है वो अंदर ही रह गई, भैया बाहर उसको जाने ही नहीं देना बॉडी के बाहर। नेक्स्ट, अच्छा ये किस तरह की अडेप्टेशन थी भाई, इसको भी लिख लीजिए, किस तरह की अडेप्टेशन है? फैट डिपॉजिट किया है, क्या है ये बॉडी के अंदर? बॉडी की फिजियोलॉजी में मॉर्फोलॉजी भी हो गई चेंज, मोटे मोटे हो गए, गुदगुदे हो गए। यूजुअली फैट बनाया गया, फिर उसको स्टोर किया गया। तो फैट कैसे बन रहा है? ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो किस तरह की अडेप्टेशन है बेटा? ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजिकल, और इसमें मॉर्फोलॉजिकल भी है, दोनों तरह की अडेप्टेशन है। फिर है लार्ज वेराइटीज ऑफ मेरीन इन्वर्टिब्रेट एंड फिशेस। ओ, ये इतने सारे इन्वर्टिब्रेट और फिशेस आपको पानी के कितने डीप रहने, मतलब देखने को मिलते हैं। कैसे रहते हैं ये इतने डीप वाटर्स में? कहाँ पे मिलते हैं ये, है ना? मेरीन इन्वर्टिब्रेट लिखे ना, मेरीन इन्वर्टिब्रेट का मतलब क्या है? इनसाइड ओशंस या इनसाइड सीज, सी के अंदर रहते हैं, ओशन के अंदर रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं? बेंथिक जोन में भी, हमें बिल्कुल तलहटी में भी मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आपने देखा है और कोई चीज़ सर्वाइव नहीं करेगी, बस ये मेरीन इन्वर्टिब्रेट या कुछ फिशेस ही मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अडेप्ट कर रखा है। क्यों मैम? वहाँ पे क्या हो गया? अब वहाँ पे कौन सी कंडीशंस, कौन सा वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है कि कोई रह नहीं सकता? बेटा है, क्योंकि इनसाइड डीप सी, इनसाइड डीप सी, डीप जा रहे हैं हम सी में, तो ऊपर का जो पानी है, कितना सारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कितना ज़्यादा पानी का प्रेशर क्या होता है? वाटर, या हम क्या बोलेंगे उसको, वाटर प्रेशर कीप ऑन इंक्रीजिंग। आप जितना सी के अंदर जितना डीप जाते रहोगे ना, उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज्ड वाटर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज द क्रशिंग प्रेशर। कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर कोई और ऑर्गेनिज्म हो ना बेटा, तो जैसे कहते हैं ना, ट्रक के नीचे, चक्के के नीचे आके कुचल गए, तो इतना प्रेशर होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये कुचल सकता है अच्छी तरह। पता कितना होता है? एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी हुआ है, मोर देन 100 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके 100 टाइम से भी ज़्यादा ये प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर डीप सी के अंदर। अब वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो भैया वो क्रश हो जाएगा, इतना सारा प्रेशर उसकी बॉडी पर लग रहा है तो क्रश नहीं हो जाएगा? तो इन्होंने क्या किया हुआ है? उस क्रशिंग प्रेशर से बचने के लिए क्या कर रखी हैं इन्होंने? बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। क्या कर रखा है? टू प्रिवेंट, क्या है इनके पास? बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स को बना रखा है जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्रश नहीं हो पाती, जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। और किस तरह की है ये? फिजियोलॉजी में चेंज हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। उसके बाद बेटा एक और अडेप्टेशन है, दैट इज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन लाइंस में आपको ये सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? अब हमारे पास ऑल्टीट्यूड सिकनेस सबको पता है ना? 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, जब हम कहीं पे हिली एरियाज़ में जाते हैं ना,
गर्मी हो गई भैया, दिल्ली वैली वाले देखा कैसे भागते हैं शिमला की तरफ, है ना, और जो आपके आसपास हिल स्टेशन होगा, तो कहीं पे भी अगर गर्मी हो गई है, समर्स आ गई एक्सट्रीम, तो हम किधर भागते हैं, थोड़ा सा ठंडे इन्वायरमेंट की तरफ कि भैया जाएं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले हमें, और वहाँ पे ठंडे इन्वायरमेंट में चलते हैं। लेकिन जब हम माउंटेन्स की तरफ भागते हैं तो माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स क्या होता है, दैट इज लो। और इस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या क्या पीड़ाएं हमें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या सफरिंग्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक तो फैटीग, आप कैसे लगा है पता नहीं कितने थक गए, किया नहीं धरा कुछ, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो हमारा बीपी गिर जाता है, उसी के हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है, हम फैटीग्ड हो जाते हैं ज़बरदस्ती बिना काम किए। और हमें कैसी फीलिंग आती है, नोजिया वाली। बहुत से लोगों को देखा है ना, वॉमिट करते करते भैया पहाड़ तक पहुंचना ही मुश्किल कर देते हैं, हिल स्टेशन तक दे वॉमिट। किस वजह से, नोजिया फीलिंग की वजह से। और क्या हो जाती हैं, इंक्रीज्ड हार्ट पैल्पिटेशंस, दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, और इन सारी प्रॉब्लम्स को हम मिला के क्या बोल देते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। कि भैया हम तो बीमार ही हो गए, ऐसे पहाड़ घूमने आए। तो क्या करना पड़ता है, सबसे अच्छा है माउंटेन्स में, जैसे लेह लद्दाख साइड जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है, लेह लद्दाख हो गया, रोहतांग पास हो गया, बहुत हाइट पे हैं, वहाँ जब हम जाएंगे तो हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस फेस करनी ही पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल है। मैंने बताया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो है, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन जो है उसका लेवल भी क्या है, बहुत कम है वहाँ पे। तो वहाँ ऐसे नहीं जिस दिन पहुँचे घूमना शुरू कर दो, अरे ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या करोगे। सबसे पहले क्या तरीका होता है बढ़िया तरीके से वहाँ जाने का, जाओ एक दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी उन माउंटेन के एटमॉस्फेयर और प्रेशर के हिसाब से एक्लेमेटाइज कर लेगी, अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। जो टेम्परेरी अडेप्टेशन होती है ना, उसको हम एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं, कि जब तक हम माउंटेन पे हैं तब तक हमारी बॉडी ऐसे बिहेव करेगी, जब हम दोबारा प्लेन में जाएंगे स्विच कर जाएगी अपनी रेगुलर फंक्शनिंग पे। तो इस टेम्परेरी अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लेमेटाइजेशन। तो हमें जाना चाहिए, एक दिन वहाँ स्पेंड करना चाहिए, हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल गई, एडजस्ट हो गई, हाँ अब फिर वहाँ पे घूमो, आपको ये दिक्कतें फेस करने को नहीं आएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो बॉडी एक्लेमेटाइज कर रही है, तो एक्लेमेटाइजेशन में क्या क्या होता है, अगर बॉडी एक्लेमेटाइज कर रही है तो क्या क्या बॉडी के अंदर, क्या क्या बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, हमारी बॉडी जो है ना आरबीसी का नंबर बढ़ाना शुरू कर देती है। दूसरा, बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, उसको बॉडी डिक्रीज कर देती है। और तीसरा काम क्या है बेटा, तीसरा काम है जो हमारी फिजियोलॉजी, जो हमारा सांस लेना है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट्स। तो ब्रीदिंग रेट, हमें रेस्पिरेशन का रेट हमारा फास्ट हो जाता है। तो जब हम एक दिन रहेंगे तो हमारी आरबीसीज का नंबर बढ़ जाएगा एक दिन में वहाँ रहने से, ठीक है। और हमारी हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी हमें प्लेन एरियाज़ में रहते हुए पड़ रही थी। और हमारा ब्रीदिंग रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो जब ये चीज़ें एक दिन वहाँ रहने से हमारी बॉडी में एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगी, अब हम घूमने के लिए फिट हैं, घूमो आराम से माउंटेन्स में, तब आपको ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस जो है नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, अडेप्टेशन है। लेकिन जो लोग परमानेंटली रहते ही माउंटेन्स में हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर तो ये एक्लेमेटाइजेशन नहीं, परमानेंट अडेप्टेशन हुई पड़ी हैं। उनकी जो बॉडी है, उनके ब्लड का काउंट में, अगर उनके ब्लड में अगर आप आरबीसी का काउंट देखेंगे और किसी प्लेन एरिया में रहने वाले पर्सन की बॉडी में देखेंगे, ब्लड में देखेंगे, तो हिली एरियाज़ के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, उनकी आरबीसी का नंबर हम लोग से ज़्यादा मिलता है जो हम प्लेन्स में रहते हैं। दूसरा, उनके हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कम मिलेगी। तीसरा, उनका ब्रीदिंग रेट हम लोगों से ज़्यादा मिलेगा। तो ये उनके अंदर जो हमने एक्लेमेटाइज किया है, ये उन लोगों के अंदर परमानेंट अडेप्टेशंस होती है उनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि उनको रहना ही
कॉन्टीन्यूसली कहाँ है, पहाड़ों में, तो उनकी बॉडी को अपने आप को वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या थी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो है वहाँ सप्लाई कम है, तो बॉडी की डिमांड भी कम होनी चाहिए। तो बॉडी की डिमांड को कैसे घटा सकते हो, इन तरीक़ों से, ठीक है। और एक बेटा एक और एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी के अंदर आता है, उसमें एनसीईआरटी क्या लिखती है कि मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ दी एनिमल अपने ऑप्टिमम पीएच पे, अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या उनका मेटाबॉलिज्म है सबसे फास्टर चलता है एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर्स, ऑप्टिमम पीएच। लेकिन हमारे पास कुछ आर्की बैक्टीरिया भी है। देखो ये एक और एग्जाम्पल मैं ऐड कर रही हूँ जो स्लाइड में नहीं है लेकिन अपनी एनसीईआरटी के अंदर है, और वो क्या है, मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स, है ना, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा हायर कब होती हैं, सबसे ज़्यादा फिट, सबसे बढ़िया रेट पे कब चलती हैं, एट देयर ऑप्टिमम रेंज, है ना। या आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ले लो, उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात कर लो, हम कुछ स्पेसिफिक लेके चल पड़ते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म में तो बहुत कुछ है। विल टॉक अबाउट दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, उनकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ दी एंजाइम्स। तो जो हमारे एंजाइम है उनकी एक्टिविटी सबसे फास्ट कहाँ होती है, एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ दी एनिमल के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि भैया इस टेम्परेचर पे उनका मेटाबॉलिज्म सबसे फास्ट चलेगा। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर जब तक 37 डिग्री मेंटेन्ड है तब तक हमारा जो मेटाबॉलिज्म है क्वाइट गुड। जरा सा उससे कम या ज़्यादा हुआ, क्या हो जाता है, ज़्यादा हो गया, हमारे एंजाइम डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं, बीइंग प्रोटीन्स। और अगर कम हो गया तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया और हमें क्या फीलिंग आती है, अरे बीमार हो गए, फीवर आ गया, यही फीलिंग आती है ना हमारे साथ। तो हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। बट ऑन दी अदर हैंड हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दी आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है कहाँ मिलते हैं, हमें कहाँ मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में, और कहाँ मिलते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। टेम्परेचर पता है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स का, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का कितना होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इन जगहों का। वहाँ पे भी लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं लाइक आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखे हैं, अपनी सेल वॉल के, जो इनकी सेल वॉल है वो इनको क्या बनाती है, यूनिक, इनके पास क्या है, यूनिक सेल वॉल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल तो हमने लिखा है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, शो देयर मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन आर्की बैक्टीरिया एक ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ और कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, ये भी तो ऑर्गेनिज्म है, ये भी तो सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट किया है। कैसे अडेप्ट किया है, इनके पास यूनिक सेल वॉल है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या शो की, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने के लिए अपने आप को वहाँ के लिए अडेप्ट किया। तो ये भी एक एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा जो स्लाइड में डालना मैं भूल गई थी। तो बेटा इसके साथ हमारी अडेप्टेशंस हो जाती हैं ख़त्म। तो अडेप्टेशन क्या है, कुछ चेंज ऑफ एट्रीब्यूट्स है लाइक बिहेवियर में चेंज, फिजियोलॉजी में चेंज, मॉर्फोलॉजी में चेंज, किस लिए, ताकि वो अपने हैबिटेट के साथ अच्छी तरह एडजस्ट होकर रह सके और वहाँ पे पोटेंशियली इंटरब्रीड कर पाए। और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है इंटरब्रीडिंग का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही है, साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी इन्होंने लिया हुआ है। तो और ये अडेप्टेशंस होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ईयर्स टू ईयर। और बाकी ये क्या लिखे हुए हैं हम लोगों ने, जितने एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल थे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, पैराग्राफ की फॉर्म में है, तो वहाँ से निकाल के पॉइंट की फॉर्म में हमने ये स्लाइड्स बना ली ताकि आपको ये पढ़ने आसान हो। और उन पॉइंट के नीचे ही मैंने वो स्पेसिफिक अडेप्टेशंस भी लिख दी जो उन ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने हैबिटेट के साथ अपने अंदर की। तो वो अडेप्टेशन सबके नीचे लिखी हुई है ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में, पैरा की फॉर्म में पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप एक दो को कहीं ना कहीं स्किप ज़रूर कर जाएंगे, ठीक है बेटा।
तो टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, जो लर्न करने की हैं उनको लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि इकोलॉजी अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलोगे। और एक ही बार अगर इसको इग्नोर कर दिया तो सेकंड टाइम आपकी हिम्मत नहीं होगी इकोलॉजी पढ़ने की। तो एक ही बारी में इसको क्लियर कर लो, कुछ भी नहीं है, क्वाइट ईजी, सिर्फ क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।